वेलकम बैक। तो अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो चैप्टर 1 को सॉल्व करेंगे जो अनसॉल्व है। ठीक है। अक्सर मैंने जो बाकी एक्सरसाइजेस थे उसके अनसॉल्व एग्जाम्पल को ज़्यादा हमने नहीं बताया था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ये बताया था कि आप उसके जो भी न्यूमेरिकल्स हो, जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम है, वो कमेंट में आप लिख दीजिए ताकि मैं उसका फिर एक एडिशनल वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तक कोई भी कमेंट में नहीं आया था जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय तक की बात कर रहा हूँ। प्रीवियस एक्सरसाइज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया था कि हाँ इसको आप उसे इंक्लूड करके बता दीजिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि वो सारा बन गया है और मिसलेनियस के को सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। एक दूसरे का कौन सबसेट है ये हमें बताना है। तो सबका पहले लिखना जरूरी है। जैसे इस केस में है कि x इसका एलिमेंट है सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए और साथ साथ वो सेटिस्फाई करना चाहिए इसको भी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12, उसका यदि आप आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इजकल टू 0। तो इसका आंसर कितना होगा? तो कैसे निकाल सकते हैं इसको? तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ से यदि x कॉमन लोगे तो आपका x माइनस 6 हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ से कॉमन लोगे तो x माइनस 6 हो जाएगा जो कि 0 हो जाएगा। x माइनस 6 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड 6 आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो a सेट है उसमें सिर्फ 2 और 6 यही मेंबर है, b 2 4 6 है, c 2 4 6 8 है और d 6 है। अब आप बता सकते हो 2 6 इसमें है, इसमें भी है, तो इसका मतलब जो a है वो सबसेट है b का भी है, a जो है सबसेट c का भी है, d का नहीं होगा क्योंकि d में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ओके। फिर उसी तरह से यदि हम दूसरा बात करें तो b इज सबसेट ऑफ c और d इज सबसेट ऑफ c इज नॉट सबसेट ऑफ d इज सबसेट ऑफ c। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दमदार नहीं था, आप उसको आराम से सॉल्व कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में इसने क्वेश्चंस बहुत ही सही तरीके से सेलेक्ट कर रखे हैं और यहाँ पे जितने भी सिंबॉलिक तरीके से आप चीज़ों को जानते हो वो सब आपको बहुत अच्छे से सिखा देगा। तो दूसरा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false। ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। यदि ट्रू है तो इसको प्रूव करना है और फॉल्स है तो इसके एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, ट्रू होगा तो प्रूफ कर देना है और फॉल्स होगा तो इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो एक एक करके सबको पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसने कहा कि x इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब x बिलोंग्स टू a एंड a इज एलिमेंट ऑफ b। इन दोनों के उसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है? मतलब जो पहला जो पार्ट है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिख रहा है। यदि एक सिंबल या डेफिनेशन नहीं समझ में आता तो एक उसके लिए हम एक निकालते हैं। सपोज करो कि a को यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, लेट्स से कि 1 और 2 है। ठीक है, तो कहा x इज एलिमेंट ऑफ a, मतलब x 1 या 2 होगा। ठीक है, एंड a इज एलिमेंट ऑफ b, मतलब यदि मैं b यहाँ पे लिखता हूं तो b एक ऐसा सेट है जिसमें a एक एलिमेंट है, मतलब 1 और 2 को आप सेट के फॉर्मेट में ऐसा रखें जिसको a लिख सकते हैं या 3 4 ऐसा कुछ करके, और भी कुछ लिख सकते हैं ऐसा, b कुछ ये है, तभी ना a इज एलिमेंट ऑफ b आएगा। तो इसके अनुसार से हमने ये लिख दिया और इसके अनुसार से हमने ये लिख दिया। तो क्या x इज एलिमेंट ऑफ b होगा? क्या ये हो भी सकता था कि यहाँ पे 3 4 और 1 2 भी हो, लेकिन क्या x एलिमेंट ऑफ b है? क्या 1 या 2 इसका एलिमेंट है? नहीं, 1 2 इकट्ठे है जो कि इक्विवेलेंट क्या है, a के है। तो एक्चुअली में ये जो सेट है वो a 3 4 ऐसा है। हाँ, इसमें हो सकता था कि 1 और 2 भी ऐसा करते, लेकिन क्या सारे एलिमेंट इसके ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं होता ना, एक में पॉसिबल है कुछ में पॉसिबल नहीं है।
तो इन जनरल तो फॉल्स हो गया, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स है तो हमें क्या करना है, तो इसके एग्जाम्पल देने हैं। तो फॉल्स है तो इसके एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ पे ब्रैकेट्स के साथ ऐसा लिख दिया, हो गया। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि ऐसा है, ये फॉल्स हो गया, तो एग्जाम्पल के साथ फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वो करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ सी, देन ए इज एलिमेंट ऑफ सी। अब देखो दूसरा पार्ट है और दूसरे पार्ट में भी बस सिंबल के साथ खेल रहा है, तो आप चीज़ों को पहले एक बार देखिए, समझिए उसको कि क्या इसने कहा, तो हम समझ पाएंगे कि क्या है। पहले ए इज सबसेट ऑफ बी, तो चलो हम एक ऐसा निकालते हैं, ए को एक इमेजिन करते हैं कि ए हमारे पास में 1 और 2 है, और बी जो है वो चूंकि ए सबसेट बी का है, तो बी में ए का तो एलिमेंट होगा ही, उसके साथ साथ कुछ और एलिमेंट भी इसमें हो सकता है। तो ये यहाँ से हमने इसको लिखने की कोशिश किया। एंड के साथ कह रहा है कि बी इज एलिमेंट ऑफ सी, मतलब सी एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट जो है वो बी है, मतलब ये पूरा ये ब्रैकेट के साथ इसमें रख दोगे तो बी है, और बाकी भी इसमें 5 6 7 ऐसा करके कुछ ऐसा है, तो ये भी लिख दिया। तो एंड में सबसे लिख दिया, यहाँ पे मैंने माना लेट और इसके अनुसार से लिख दिया। देन ए इज एलिमेंट ऑफ सी, कह रहा है कि क्या ऐसा है कि ए एलिमेंट ऑफ सी है? नहीं, यहाँ पे ए कहाँ दिख रहा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो एकदम एग्जैक्टली रहता तब ना हम ये फॉल्स कहते हैं, मतलब इसका एलिमेंट एक ए भी होता तो हम कह भी सकते थे। ठीक है, तो ऐसा इन जनरल ट्रू नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये तो फॉल्स था ही। थर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो आप चीज़ों को जस्ट इमेजिन करते हुए, चीज़ों को समझते हुए लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना क्या है और क्या कह रहा है। ये आगे प्रूफ और बाकी एग्जाम्पल में भी बहुत आपको काम आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट में कहा थर्ड में, देखो इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो उसको जैसे चलो एक बार हम इसको डायग्रामेटिकली बनाते हैं। ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, बी को ऐसे बना दिया, तो कोई दिक्कत है नहीं। एंड बी इज सबसेट ऑफ सी, बी जो है उसके सारे एलिमेंट सी में है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसके बराबर भी हो सकते हैं, तो उसे कम नहीं हो सकते, तो ये सी जो है वो यहाँ पे हो गया। तो क्या है कि क्या ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, तो यस इसको क्या होगा, ट्रू होगा। कोई भी यहाँ पे ए में 1 और 2 यदि मैं एलिमेंट ले लेता हूँ और 3 ऐसे, तो 1 2 3 बी में हो गया, और इसमें 4 तो 1 2 3 4 सी में हो गया, तो हमें दिख रहा है, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। और जो ट्रू रहता है उसे हमें क्या करना रहता है, प्रूफ करना रहता है। तो एक तो प्रूफ का तरीका आप ऐसे लिख दो, जैसे वहाँ पे सिंबल बना दो, ये ए उसके बी ए तो सी, ये सीधे दिख रहा है। दूसरा आप इसको थोड़ा सा जैसे एनालिटिकल तरीका होता है, एनालिटिकल तरीका से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एनालिटिकली कैसे दिखाएंगे वो देखिए। ठीक, एनालिटिकल जैसे हमने प्रूफ करने के लिए जैसे बताया था वैसे, तो इसका एनालिटिकल तरीका पे हम ध्यान देते हैं। तो एनालिटिकली मान लिया कि लेट यहाँ पे ऐसा लेट मान लिया कि x जो है वो एलिमेंट है a का, x जो है वो एलिमेंट है a का, तो ये सीधे सीधे ये कह रहा है, सीधे सीधे कह रहा है ये पहला पार्ट कि a इज सबसेट ऑफ b, तो x एलिमेंट a का है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x एलिमेंट b का भी होगा, अदरवाइज ये a सबसेट b का कैसे हो पाता है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एज क्या है, a इज सबसेट ऑफ b, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में हम ऐसा लिख सकते हैं कि ऐसा यदि है तो ये कहा कि b इज सबसेट ऑफ c, b इज सबसेट ऑफ c है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका मतलब यदि b c का सबसेट है तो c में b और उसके अलावा होगा, तो a वाला पार्ट तो होगा ही, तो x इज सबसेट ऑफ c भी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे b इज सबसेट ऑफ c लिखा तो x बिलोंग्स टू c लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, x इज एलिमेंट ऑफ c लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब बताओ यदि मैं इन दोनों को एक साथ में ऐसे देखूं, इन दोनों को एक साथ में देखूं, तो x इज एलिमेंट ऑफ a विच इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ c, इसका मतलब जो एलिमेंट a में है वो c में भी है, उतना तक श्योरिटी सिर्फ सीधे बता रहा है कि इसलिए a इज सबसेट ऑफ c, a इज सबसेट ऑफ c।
बस हमने उसे एनालिटिकली बता दिया। ठीक, तो ग्राफिकली भी ये मेथड सेकंड कह सकते हैं कि मेथड सेकंड हमारा हो गया चीज़ों को सॉल्व करने का, वो मेथड फर्स्ट था। सो सिंपल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, फोर्थ में देखिए क्या है। फोर्थ में कहा ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट नहीं है एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, जैसे ए है और वो बी का सबसेट नहीं है, तो बी में जरूरी नहीं कि ए का सारा एलिमेंट आ जाए, तो ए और बी ऐसा भी हो सकता है। फिर कहा बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है इन जनरल। देन ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, क्या ये कह सकते हैं? हाँ, ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? क्या हमेशा ये ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है कि सोचो, एक फिगर में ऐसा बना के देखता हूं कि यदि ए हमारे पास में है, सी मैंने पूरा बनाया, ठीक है, और बी मैंने ऐसे बनाया, ऐसा हो सकता था। तो अब इसमें क्या है, ए सबसेट है सी का, लेकिन इसका सबसेट नहीं है ए, और ये इसका सबसेट नहीं है। ट्रू भी है, फॉल्स भी है। तो हमेशा ट्रू रहता तभी ट्रू कहते हैं, कि कोई भी एक कंडीशन आपको फॉल्स दिख जाता तो फॉल्स हो गया, तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, तो ये फॉल्स हो गया। बना दो, कुछ ऐसा नहीं है, इसके एग्जाम्पल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी रैंडम ए बी सी, कोई भी रैंडम अब लिख दोगे तो हो जाएगा। देखो, ए को यदि आपने लिख दिया 1 2 3 और बी को लिख दिया 4 5 6 और सी को लिख दिया 7 8 9, हो गया, इस एग्जाम्पल हो गया। तो फॉल्स के एग्जाम्पल देने में आसान है, बट उसको इमेजिन करना ठीक है कि आप उसको कैसे इमेजिन कर पाते हो, क्या इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है जो स्टेटमेंट कह रहा है, वो जानना जरूरी होता है आपका। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ में। जो फिफ्थ है हमारे पास में, वो फिफ्थ में ये कहा है कि x इज एलिमेंट ऑफ a एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, देन x इज एलिमेंट ऑफ b। क्या ऐसा होगा? देखो, ऐसे सोचने की कोशिश करो कि एक a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a, तो a को मैंने लिख दिया ऐसा कि 1 और 2 है, सपोज करो, तो x 1 2 हो गया। एंड a इज नॉट सबसेट ऑफ b, मतलब a इज नॉट सबसेट ऑफ b, तो मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं होंगे, मतलब 2 3 4 6 ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो a इज नॉट सबसेट ऑफ b हो गया। देन x इज एलिमेंट ऑफ बी। अब ये ट्रूली नहीं कह सकते, कैसे हो सकता है? ये क्या दोनों इसमें है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट में सिक्स्थ में देखते हैं। सिक्स्थ में है कि जैसे इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड x इज एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ b, देन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। अब सिंपल इसको पढ़ते हैं। a इज सबसेट ऑफ b, मतलब क्या हुआ? a इज सबसेट ऑफ b, तो a अंदर होगा और b उसके बाहर होगा, a इज सबसेट ऑफ b हो गया। x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, x जो है वो b का एलिमेंट नहीं है, देन x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a। ऐसा तो नहीं कह सकते, x इज ऐसा हो b का एलिमेंट नहीं, तो जो छठा रहेगा वो सही है। पहले इसको पढ़ लो फिर से कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, मतलब b का एलिमेंट नहीं है, तो इसके बाहर होगा, तो इसके बाहर की बात कर रहा है। देन अब b से बाहर है तो a से तो बाहर होगा ही होगा, क्योंकि a सबसेट था b का, तो ये श्योर था। अब बाकी के तो ये हमेशा के लिए ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया। तो इसको हम चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं। तो एक हमें इसमें वो आइडिया मिल गया। अब इसे हमें प्रूफ करना है थ्योरेटिकली, तो हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक, अब प्रूफ करने के लिए हम इसमें क्या तरीका अपना सकते हैं? पहले गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन है यहाँ पे कि a इज सबसेट ऑफ b एंड इसके साथ साथ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। ये दोनों चीज़ दिया हुआ है और बाकी हमें देखना है। तो सपोज करो कि हमें शो करना है कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, ये हमें प्रूफ करना है ना? वी हैव टू प्रूव दिस। तो चलो ऐसा करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि ऐसा कंडीशन नहीं कि x एलिमेंट a का है ही। यदि वो प्रूफ हो जाता है नहीं तो ठीक हो जाएगा। तो लेट मान लिया कि x इज एलिमेंट ऑफ a।
यदि ऐसा कहता है तो ये सीधे इम्प्लाई करेगा, चूंकि A इज सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, तो इसीलिए X जो होना चाहिए बिलोंग करना चाहिए B में भी, क्योंकि 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 यहाँ पे A इज सबसेट ऑफ B है, ये करना चाहिए। बट यहाँ पे दिया हुआ है ये कंडीशन, इसको तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब जो मान के चले थे वो गलत है, मतलब ये चीज़ रॉन्ग। तो इसलिए हम कह देंगे कि x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A, दिस इज ट्रू फॉर ऑल। ठीक है, तो यहाँ तक आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इमेजिन करेंगे क्या, तो पहले हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के उसको टारगेट देखा करो कि हमें क्या करना है, प्रूव करना है तो। ठीक, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं जो हमारे 3, 4 और 5 है। 3, 4 और 5 में हम चलेंगे। इसमें 3 को देखते हैं। देखो इसमें कहा कि A, B एंड C बी द सेट सच दैट A यूनियन B बराबर A यूनियन C एंड A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C। तो शो करना है कि B बराबर C है। इसको अलग उसमें ले चलते हैं और वहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इकट्ठे। और ये एक चीज़ को मैं सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। आपको ये आना चाहिए कि इसका जब मैं सॉल्यूशन सिखाऊं तो जो टारगेट जैसे जैसे मैं सिखाता हूं वो प्रोसीजर अपनाना ज़रूरी है। ठीक, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें देखो जैसे ही यहाँ पे आया कि B इजकल टू C, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये हमें प्रूफ करना है B इजकल टू C, तो हम टारगेट को लिखते हैं। ठीक है, टारगेट हमारा है कि जो B है वो सबसेट ऑफ C प्रूव करना है और साथ साथ ये प्रूव कर देना है कि C इज सबसेट ऑफ B। तो हमारा ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा गिवन कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं कि B इज सबसेट ऑफ C का प्रूफ निकालते हैं। तो माना कि x जो है वो एक एलिमेंट है B का। लेट यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कि x जो है एलिमेंट B का है। तो ऑब्वियस सी बात है यदि ऐसा है तो x जो एलिमेंट होगा वो A यूनियन B का तो होगा ही होगा, क्योंकि यदि B का है तो यूनियन का भी होगा। यदि ऐसा है तो इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो x होगा वो एलिमेंट A यूनियन C का भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ आने के बाद हमारे पास ये आ गया कि x जो एलिमेंट है वो A का और x जो एलिमेंट है वो C का, ये दो चीज़ आ गया। और में यदि हम ये लेके चले थे तो हमें ये चीज़ आ गया है। अब यहाँ पे यदि हम देखने की कोशिश करें कि दो केसेस लेके चले, ठीक है, जैसे x एलिमेंट ऑफ B और x एलिमेंट जैसे ये, तो ये दोनों केस, तो इस वाले केस में इफ़ कंसीडर करते हैं इसको और इसको इफ़ में कंसीडर करते हैं तो सीधे प्रूव कर दिया कि B इज सबसेट ऑफ C। लेकिन यदि हम कंसीडर करते हैं इसको और इसके और वाले पोर्शन को, इसको, तो इसको देखते हैं और वाले पोर्शन को कि इफ़ यहाँ पे कह दिया कि x इज एलिमेंट ऑफ B एंड x इज एलिमेंट ऑफ A, तो सीधे हो गया कि x इज एलिमेंट ऑफ क्या, B इंटरसेक्शन A। और ये सीधा हमें इम्प्लाई कर रहा है कि इसका मतलब x इज एलिमेंट ऑफ B एंड x इज एलिमेंट ऑफ C। तो हमें फिर से वही टारगेट पे जो पहुंचना था कि x जो है B का एलिमेंट है तो C का भी एलिमेंट है, पहले में लिया था और दूसरे केस भी यही कह रहा है। तो दैट इज़ B इज़, ये दोनों के दोनों कह दिया कि जो B है वो सबसेट है C का। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, एक दूसरा स्टेप फिर से उठा लेंगे कि सपोज करो कि एक x है वो एलिमेंट जो है वो अब हमें C का ऐसे निकालना पड़ेगा, तो C का लेके चलेंगे और इसको प्रूफ कर देंगे यहाँ पे कि x जो एलिमेंट है वो B का भी है, यहाँ तक प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ C इज सबसेट ऑफ B आ जाएगा और ऐसा आ गया दोनों, तो बराबर हो गया। यही हमारा सिंपल सा इसका लॉजिक है। ठीक है, तो ये कर लेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। 4 में हमारे पास 4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ग्रीन ले लेते हैं। चलो ये 4 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्या है, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट है, A इज सबसेट ऑफ B। जब भी ऐसा होगा तो A जो होगा वो B के अंदर में होगा, तो ये तो होगा ही, तभी A इज सबसेट ऑफ B होगा। दूसरा कहा A माइनस B बराबर 5।
ए में से बी को यदि हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बचेगा ए में, है ना, ए के सारे एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा। ए यूनियन बी यदि हम करेंगे, ए यूनियन बी करेंगे तो पूरा ऊपर वाला ही बी आएगा, ये भी हो गया। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो ऑब्वियसली जो कॉमन पोर्शन है वो सिर्फ यहाँ का पोर्शन है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया। नेक्स्ट में फिफ्थ में क्या है कि सो दैट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो आपको फिर से सेम पैटर्न में आपको चलना है, क्योंकि ये दोनों आपको सबसेट प्रूफ करना है। तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो आप टारगेट को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम फिफ्थ को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ में भी हमें यहाँ पे यदि ये कह दिया कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो हम क्या करेंगे, ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा, तो ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। अब कह रहा है कि सी माइनस बी जो होगा इस सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा। एक तीसरा हमारे पास में एक सी है, तो इसको प्रूफ करना है, तो मान लेते हैं, ठीक है, लेट कि हम ऐसा मान लेते हैं कि x जो है इज एलिमेंट ऑफ, सपोज करो कि c माइनस बी है, और हम इसको लेके प्रूफ कर दे कि x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस ए, तो चल जाएगा। अब बताओ, ये है तो ये क्या कह रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस बी लेके हम चले, तो इसका मतलब x जो है वो एलिमेंट c का तो है, लेकिन वो साथ साथ x जो है वो एलिमेंट b का नहीं है। क्योंकि देखो c माइनस बी करोगे तो क्या होगा, c में से वो सारे मेंबर खत्म हो जाएंगे जो b में थे, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बचेगा उसी के एलिमेंट को हम x कह रहे हैं, तो वो जो बचा पार्ट है वो b वाला तो नहीं बचा है, लेकिन c वाला बचा है। तो x इज एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b, या x बिलोंग्स टू c एंड x डू नॉट बिलोंग टू बी, ऐसा हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ। यदि यहाँ पे आ गया तो आप सोचो, यहाँ पे कह रहा है कि a इज सबसेट ऑफ b और x ऐसा है जो b में बिलोंग नहीं करता है, मतलब बाहर है, एक हम प्रूफ कर चुके थे। ठीक है, तो यही चीज x इज एलिमेंट ऑफ c एंड x इज नॉट एलिमेंट ऑफ a, ये भी कह सकते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक कंक्लूजन जो ये दोनों आया है, कैसे आया है, क्योंकि a इज सबसेट ऑफ b। यदि ऐसा है तो जैसे देखो, इसको आपने ये लिखा है तो इसको उल्टा चलेंगे तो हम क्या हो जाएगा, x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस a। तो देखो x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस b और वहाँ से प्रूफ हो गया x इज एलिमेंट ऑफ c माइनस a। तो यदि इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये सेट और ये सेट सबसेट हो गया इसका, तो इसे सबसेट हो गया उसका, सिंपल है। ठीक, तो इस तरह से आप चीज़ों को यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो हर क्वेश्चंस में आपको टारगेट बनाने हैं, टारगेट से चीज़ें सॉल्व हो जाएगा कि क्या करना है, और वहाँ पे ऐसे लेके तो एनालिटिकली आप बना सकते हो। 6 में है एज्यूम पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी है और सो दैट ए इज इक्वल टू बी। तो पी ए बराबर पी बी यदि दे दिया गया तो उसके बाद हमें शो करना है कि वो ए बराबर बी है। तो उसी तरह से ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए यदि आपने प्रूफ कर दिया तो क्या होगा, ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं 6 को। सबसे पहले पी ए बराबर पी बी का क्या मतलब हुआ, ये चीज़ को मानो, ये चीज़ को पहले जानने की कोशिश करो तो आपको समझ में आ जाएगा। पी ए बराबर पी बी, पी ए मतलब ए कोई एलिमेंट है, जैसे 1 और 2 मैंने मान लिया, तो पी ए जो एलिमेंट हो गया वो कैसा हो गया, 5 1 2 और 1 2। ठीक है, अब इसके बराबर लिख दिया पी बी। अब आपको नहीं लगता कि इस जो पावर सेट है उसके जो मेंबर्स और इस पावर सेट के मेंबर्स सेम है। अब बताओ, यदि ये सेम है, ध्यान रखना, यदि पीबी में मेंबर सेम है, अरेंजमेंट अलग हो सकता है, मतलब उसमें भी 1 2 होना चाहिए, है ना, उसमें भी 2 होना चाहिए, उसमें भी 1 होना चाहिए, उसमें भी 5 होना चाहिए, तभी तो सेट बराबर होगा। ये और ये भी तो, पावर सेट भी तो एक सेट है, बस उसका एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो आपको दिख रहा है ये ऐसा होगा। अब बताओ, ऐसा
ये कहाँ से आ सकता है, जैसे ये पावर सेट किस सेट से बन सकता है, इसका मतलब इसका जो सेट होगा बी जो होगा वो डेफिनेटली 1 2 होगा, तभी ना पावर सेट ऐसा बना होगा। तो B12 हो गया और A12 हो गया, प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ऐसे एनालिटिकली आप उसे जैसे लिखते रहें वो आप शो कर सकते हैं। 7 में इसी तरह से दिया है कि इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी बराबर पी ए यूनियन बी, क्या ये ऐसा ट्रू होगा। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो। देखो कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे a इजकल टू मैं 1 2 लेता हूँ और b इजकल टू लेट्स से 2 और 3 ले लेता हूँ, सपोज करो ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे पी ए यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए लिखेंगे तो 5 1 2 1 2 ऐसा हो जाएगा। यदि हम पी बी लिखेंगे तो कैसा होगा, 5 2 3 2 3 ऐसा हो जाएगा। अब बताओ यदि यहाँ पे कोई कहता है कि पी ए यूनियन पी बी क्या होगा, पी ए यूनियन पी बी क्या होगा। पी ए यूनियन पी बी निकालेंगे तो इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो आपको नहीं लगता है 5 लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, फिर 1 2 लिखना पड़ेगा और फिर 2 3 लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब पी ए यूनियन पी बी तो ऐसा हो गया। अब बताओ यदि ए यूनियन बी हम निकालते अलग से पहले तो एक सेट आता जिसमें आता 1 2 और 3, और यदि इसका पी ए यूनियन बी निकालते ऑब्वियसली ये 5 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 1 2 होता, 1 2 होता, 2 3 होता, 3 1 होता और एक 1 2 3 भी होता, कभी बराबर होगा। एक केस के लिए भी इस केस के लिए बराबर नहीं होता, बाकी के लिए बराबर नहीं होगा, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को समझ लोगे तो बाकी चीज़ें, तो ये फॉल्स है और फॉल्स के लिए एक एग्जांपल भी दे सकते हो जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब 7 पे आते हैं, 8 पे आते हैं। 8 में यहाँ पे शो करना है कि सो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी ए इजकल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी और ए यूनियन बी माइनस ए बराबर ए यूनियन बी। तो यहाँ पे यदि एनालिटिकली आपको प्रूफ करना है तो वही करना पड़ेगा कि ए इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ ए, मतलब एक एलिमेंट ए का माना और वो इसमें भी एलिमेंट होगा वो प्रूफ कर दिया, इसमें एलिमेंट माना और इसमें भी एलिमेंट है वो प्रूफ कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर भी, इसको समझ लो। सपोज करो कि हमारे पास ये ए है और हमारे पास ये बी है, इन जनरल ए और बी इन जनरल ऐसा हो सकता है। अब इसने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दिस, यूनियन ए माइनस बी, दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी। ये हो गया हमारा ए माइनस बी, ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी करेंगे तो ये टोटल यही तो आएगा ए जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें। फिर ए यूनियन बी माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए, बी माइनस ए करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये हमारे पास में b माइनस ए है, तो a का यूनियन किए b माइनस ए से, a पूरे का यूनियन किए b माइनस ए के, तो टोटल ही हो गया a यूनियन b के बराबर हो गया। तो ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है, प्रूफ करना है तो वही करना पड़ेगा कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ दिस। एक एलिमेंट यहाँ पर लेके चलना है कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, प्रूफ कर देना है कि वो बिलोंग टू इसमें भी है, फिर x बिलोंग्स टू इतना, प्रूफ कर देना है इतना, बस सेम पैटर्न में चलेंगे तो हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा टफ ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं, जो 9 नंबर, इसमें कहा है कि प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करो। प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सॉल्व करो, तो प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसमें कहा कि सपोज करो यहाँ पे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए होता है, इसे प्रूव करना है। तो ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं। ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन, तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ए यूनियन ए ही आएगा, इंटरसेक्शन ऑफ क्या करना है, ए यूनियन बी।
तो ए यूनियन बी और ए में जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वो क्या आएगा, ए ही आएगा, कॉमन तो यही है, ठीक है, तो आ गया। सिमिलरली इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, ठीक, प्रॉपर्टीज के साथ में। तो 9 आपको पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट में है 10। में ये क्या कह रहा है, सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी बराबर सी। हाँ, तो बी बराबर सी कैसे हो सकता है, ठीक है। तो 10 को भी आप आराम से शो कर सकते हो कि ये कितना है, कोई एग्जांपल लेके चल लो, कुछ भी करके ऐसा चल लो, ठीक है, चल जाएगा। जैसे सपोज करो कि ए का वैल्यू मैं 1 2 ले लेता हूँ और बी का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 3 और सी का वैल्यू ले लेता हूँ 3 4। 3 चीज़ है। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यदि आप निकालोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन मतलब 2, तो 2 आया। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो कुछ भी नहीं है, 5 है, ठीक है। तो क्या बी बराबर सी है, नहीं है ना। अब ये कहता है कि ए इंटरसेक्शन सी बराबर भी होना चाहिए, तो चलो वैसा एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। जैसे ए इंटरसेक्शन बी 2 है, इसमें मैं एक और चीज़ 2 ले लेता हूँ, तो अभी भी इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आया, 2 आया, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन क्या बी बराबर सी है, नहीं है, बी और सी बराबर नहीं है, तो क्या होगा, इन जनरल ये फॉल्स है, हो गया। नेक्स्ट में 11 है। 11 में लेट ए एंड बी वी सेट इफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, ए यूनियन इतना बराबर है फॉर सम सेट सो दैट ए बराबर बी है। ऐसा है तो शो करना है कि ए बराबर बी होगा, और हिंट ये दे रखा है कि ऐसा आपको यूज करना है। तो चलो हम इसको दूसरे उसमें ले चलते हैं और वहीं पे सॉल्व करते हैं। क्या इसको हम ले चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको अलग से, कि इस हिंट को यूज करते हुए और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कि ये इसको, ये 5 है और ये इसको यूज करना है। इसको यूज करते हुए देखो a इजकल टू यहाँ पे दे दिया है कि a इंटरसेक्शन ऑफ a यूनियन x है, ठीक है। a यूनियन x को आप चाहो तो b यूनियन x भी लिख सकते हो, तो हम इसको कह सकते हैं कि a इंटरसेक्शन ये b यूनियन x है। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे तो a इंटरसेक्शन b इन दोनों का हो गया, फिर यूनियन a इंटरसेक्शन x लगा सकते हैं। अब a इंटरसेक्शन x जो है वो 5 है, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा 5 है, तो 5 के साथ यूनियन करोगे तो सिंपल a इंटरसेक्शन b ही निकल जाएगा, मतलब a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b एक प्रूफ हो गया। दूसरा, जब हम इसको लेके चलते हैं b इजकल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x, तो सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन b यूनियन x जो है वो a यूनियन x के बराबर है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं b इंटरसेक्शन a यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें यूनियन b इंटरसेक्शन x। अब b इंटरसेक्शन x जो है वो 5 है, तो ये क्या हो गया, b इंटरसेक्शन a जो कि a इंटरसेक्शन b के बराबर होता है दोनों, तो b बराबर ये आ गया। अब इन दोनों को हम एक साथ देखें, तो क्या हो गया, a बराबर b प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया और ये रात में भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एनर्जी आपको कम दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रात में नींद भी आती रहती है। अब 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी, मतलब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ हो लेकिन ये एम्प्टी हो जाए। तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए को हमने मान लिया कि लेट से 1 2 है और बी को हमने मान लिया 2 3 है, तो देखो, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, 2 आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी भी नॉन एम्प्टी आना चाहिए, तो सी को हमने मान लिया 3 4, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी जो आ रहा है, वो हमारा 3 आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन सी जो आ रहा है वो, इसमें ए इंटरसेक्शन सी भी आना चाहिए, तो लेट्स से कि हम इसको एक 1 मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं।
कि 3 4 1 है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी आ रहा है, लेकिन ये नॉन एम्प्टी हो गया। लेकिन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। इसमें इसमें और इसमें तीनों में जो कॉमन है कोई नहीं है, ठीक है, तीनों में जो कॉमन है कोई नहीं है, हो गया एग्जाम्पल, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं 13 में। 13 14 15 अच्छे क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, और इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है। चलो 13 में देखते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 600 स्टूडेंट का एक स्कूल है जिसमें 600 स्टूडेंट का क्या हुआ, सर्वे हुआ, ठीक है। 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मतलब एन टी जो हो गया वो 150 हो गया। 220 टेकिंग कॉफ़ी, एन ऑफ सी जो हो गया वो 225 हो गया। 100 वेयर टेकिंग बोथ, मतलब एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी जो हो गया वो 100 हो गया। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफ़ी, जो दोनों में से कोई नहीं ले रहे हैं। तो जब आपको ये तीन चीज़ दे दिया है तो ऑब्वियसली 150 मतलब एन टी प्लस एन सी 225 और माइनस 100, ये जो आ जाएगा वो एन ऑफ सी यूनियन टी आ जाएगा। तो कितना आया, इसमें से 100 घटा दो तो 150 और यहाँ पे भी 125 हो जाएगा, तो 150 और 125 जो होगा 275 हो जाएगा। 275 यहाँ पे हो गए ऐसे, पूरा 600 थे और 275 लोग या तो सी ले रहे हैं या तो टी ले रहे हैं या तो दोनों ले रहे हैं। तो 600 में से 275 ये है, तो बाकी बचे क्या हो गए, 600 में से 275 बाकी बचे क्या हो गए, जो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चलो 14 में आते हैं। फोर्टीन में क्वेश्चन दिया हुआ है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। देखो इन ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट है, पहले 100 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, तो इसमें 100 स्टूडेंट यहाँ पे है। अब मान लेंगे वो यू है कि नहीं है पता नहीं। नो हिंदी 100 इन अ ग्रुप ऑफ, अच्छा ग्रुप अभी नहीं दिया है, इसको अलग ही लेके चल के सॉल्व कर लेते हैं। 14 15 है सबको, तो 14 को ले चलो। फोर्टीन में कहा कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, एन ऑफ एच हम लिख देते हैं कितना है 100। 50 नो इंग्लिश, एन ऑफ ई लिख देते हैं 50। 25 नो बोथ, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई जो हो गया वो हो गया 25। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, कह रहा है कि सब मिलके हिंदी इंग्लिश जानता ही है। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप, तो ऑब्वियसली बात है यदि आपको ये मालूम है तो 100 प्लस 50 माइनस 25 इज नथिंग बट एन ऑफ एच यूनियन ई, जो ये या ये। और ये कह रहा है कि हम इसमें कि नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब सब ये है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ऑब्वियसली यही पार्ट हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 150 माइनस 25 मतलब 125। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहीं लाते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन में आपको दिया, इसको पढ़ो और डेटा को लिखो, पहला काम है पढ़ना है। इन सर्वे ऑफ 60 पीपुल, 60 पीपुल का सर्वे किया गया, ठीक है। इसमें पीपल कितने थे 60। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर एच, तो एन एच इसमें हो गया 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर टी को पढ़ने वाले 26 हो गए। और 26 जो है वो आई को भी पढ़ने वाले हैं 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 9 इट्स बोथ एच एंड आई, एच और इंटरसेक्शन आई को 9, और फिर 11 इट्स बोथ क्या चीज़ एच एंड टी, एच इंटरसेक्शन टी 11th, और टी और आई को पढ़ने वाला टी इंटरसेक्शन आई जो है वो 8 है, ठीक है। 3 रूट्स ऑल, मतलब एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन
आई जो है वो 3 है। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट वन ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। सबसे पहले इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि या तो H यूनियन T यूनियन I बता दो। तो ये क्या होगा, या H पढ़ रहे हैं या T पढ़ रहे हैं या I पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं या तीनों पढ़ रहे हैं या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं। इसमें एटलीस्ट वो पढ़ ही रहे हैं, ना पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ये हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें n ऑफ दिस मतलब 25 प्लस n ऑफ T 26 प्लस n ऑफ I 26 माइनस दिस इंटरसेक्शन 9 माइनस दिस इंटरसेक्शन 9 11 था, ठीक है, 11 माइनस दिस इंटरसेक्शन 8 और प्लस होता है ये तीनों चीज़ 3। दिस इज द आंसर फर्स्ट। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड्स एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, ये आपको निकालने हैं। अब इसको डायग्राम के अनुसार से बनाओ। डायग्राम के अनुसार से हम बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं H, इसको मान लेते हैं T, इसको मान लेते हैं I, ठीक। अब बताओ NH जो है वो 25 है, ये टोटल मिला के 25 है। ये जैसे इसमें जो मेंबर्स हैं वो 25 है, इसमें भी जो मेंबर है 26 है और इसमें जो मेंबर है वो 26 है, ठीक। हमें क्या, जैसे ये वाला पोर्शन इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको मैं C मान लेता हूँ, इसको मैं D मान लेता हूँ। तो यदि मैं इन तीनों चीज़ को ऐड कर दूँ, इन तीनों चीज़ को ऐड कर दूँ तो एक्चुअली में ये पूरा चीज़ मिल जाएगा हमारा A प्लस डी प्लस डी प्लस इतना प्लस डी प्लस ए। मतलब यदि मैं A प्लस डी प्लस B प्लस डी प्लस C प्लस डी यदि निकालने की कोशिश करूँ तो दिस इज़ नथिंग बट 9 प्लस 11 प्लस 8 मतलब 28 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ D का वैल्यू यहाँ इसमें 3 है, तो इसमें से हम ऐसा भी कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 28 माइनस 3D हो जाएगा। 28 माइनस 3 टाइम्स ऑफ D का वैल्यू 3 है 9, तो 28 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ये 19 है, ठीक है, A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पे पूछा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। आपको नहीं लगता कि A प्लस B प्लस C प्लस D ये वो नंबर हो गए जो या तो 2 या तो 3, ये पूरे पार्ट को, तो वो ये और ये चीज़ 4 है। अब ये सभी का समेशन हमें मालूम है, ये टोटल हमें समेशन मालूम है कि कितना है, ठीक है। कितना मालूम है ये अभी पहले वाले आंसर में हम निकाल चुके हैं। उसमें से यदि ये पोर्शन माइनस कर दिया जाए तो हो जाएगा। तो जो पहले का आंसर है उसमें से माइनस कर दे। कितना माइनस कर दे? ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। तो A प्लस B प्लस C तो 19 है और उसमें D जोड़ दो, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3 और जोड़ देना है, तो 3 जोड़ोगे तो 22। तो पहले में से 22 माइनस कर दोगे तो दूसरा आ जाएगा। अब पहले आप कैसे निकाले हो, ये समेशन माइनस ये समेशन प्लस ये समेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 आपको हटा देना है इसमें से, तो -2 ये 22 और 25 22 और 3 तो 25 50, ठीक है। 50 में से 22 घटा दोगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक। नेक्स्ट में 16 इन सर्वे ऑफ इतना, अब ये बना सकते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चंस का भंडार हो गया, ठीक। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नया चैप्टर। तो ये पहला चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, जिसका आपको क्या करना है, पूरा इसके डाउट्स लिखने हैं। अब मैं क्या करूँगा आपको कि कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी दूंगा, मतलब एडिशनल क्वेश्चन दूंगा आपको। एनसीईआरटी के अलावा बाकी चीज़ पे नहीं चलना है। पहला स्टेप तो एनसीईआरटी सॉल्व करना होता ही है। दूसरे बुक चॉइसेस में जो है वो आपके पास में 2 हैं।
या तो आर डी शर्मा आप चूज कर सकते हो। अब आर डी शर्मा में मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन कहने का मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत है, तो इसलिए बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में क्वेश्चन का डोमेन बहुत बढ़ चुका है। वो क्वेश्चन का डोमेन किसने बढ़ाया है? जेई मेंस ने बढ़ाया है। ऑलरेडी इतने 36 ईयर का आप जेई मेंस ले लो, और रिसेंट में जो जैसे 18 के बाद जो भी मेंस हो रहे हैं 18, 19 और 20 में मल्टीपल हो रहे हैं, एक साल में 8-8 पेपर हो जा रहे हैं। तो 8 पेपर एक साल में, तो आप सोचो 18, 19 और आपके आते आते आपके 4-5 साल ऐसे होंगे कि 8-8 पेपर का ये हो गया। 5 साल भी 8-8 पेपर का आपके पास एक साथ इकट्ठा होता है तो 40 हो जाता है, ठीक है। तो रिसेंट में 8-8 है और पहले के हैं। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि मैंने इसलिए यहाँ पे चॉइस ये करा है, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि उसमें हर एक क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वेराइटी होता है, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, तो वो आपको हेल्प कर देता है। और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चंस को पकड़ लो, कोई एक मैं सर्च करके बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का पूरे 40 साल का कुछ ऐसा का पकड़ लो, और उसके क्वेश्चंस को बनाओ जहाँ पे टॉपिक वाइज हो, और जो मैं असाइनमेंट दूंगा कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आर डी शर्मा का ना केसी सिन्हा का, ऐसे 2 बुक आप, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा है जो इसके लिए एडिशनल काम कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि एनसीईआरटी और आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हो तो इसके अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।